नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 240 मिनटों से नरेंद्र मोदी की पार्टी अगले 11 चुनाव जीतने का प्लान बना रही है। अगले महीने से देश में चुनाव ही चुनाव है। त्रिपुरा से रेस शुरू होगी, फिर मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में चुनाव होंगे। 24 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा का इलेक्शन होगा। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी कभी सरकार बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जहां एक विधायक जिताना मुश्किल है, वहां आज सरकार बनाने की बात की गई। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि बीजेपी बंद कमरे में जो बातें करती है वो खुले में आकर कह दे, लेकिन बीजेपी ने आज ये किया। क्या ये कॉन्फिडेंस है, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है, या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया? क्या मोदी की पार्टी के पास 2 दिन में कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो किसी और पार्टी के पास नहीं है? मीटिंग में अंदर क्या क्या चला और बाहर क्या क्या बताया गया, इस रिपोर्ट से समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता प्रोजेक्ट कर दिया गया है। 76% की टॉप रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी को आगे 10 चुनाव जीतने, 9 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव। अगले महीने त्रिपुरा से इलेक्शन सीजन स्टार्ट हो रहा है। त्रिपुरा से मेघालय और नागालैंड, मई में कर्नाटक, नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम, फिर दिसंबर में राजस्थान और तेलंगाना। 9 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही 24 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। कहां कहां सिचुएशन इजी है, कहां कहां फाइट टाइट है, कहां मेहनत की जरूरत है, नरेंद्र मोदी ने रिपोर्टिंग ले ली है। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। 30 जनवरी को एक मंच श्रीनगर में सजेगा। उससे पहले 16 जनवरी को ही मोदी ने दिल्ली में बड़ा मंच सजा दिया। कश्मीर में उधार के नेता आएंगे, ये तो घर के लोग हैं। कश्मीर में जोड़ जोड़ के आएंगे, ये सारे मोदी के अपने लोग हैं। बीजेपी ने आज सीधे सीधे चुनाव की बात की। दरअसल इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सभी चुनाव को जीतना पार्टी का लक्ष्य है। बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक में बताया कि कैसे पीएम मोदी के निर्देश पर कमजोर बूथों को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की गई थी, लेकिन पार्टी ने जब मेहनत करना शुरू किया तो 72,000 का आंकड़ा 1,30,000 बूथों तक पहुंचा, यानी कि इतने बूथों को मजबूत किया गया है। बीजेपी ने अपना चुनावी थीम भी तैयार कर लिया है और वो थीम है लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि वेलफेयर। इसी वेलफेयर के आधार पर पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया। नई दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पब्लिक शो पूरा हुआ और अब बीजेपी का मंथन चल रहा है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 8 साल 7 महीने और 20 दिन तक नरेंद्र मोदी ने जो काम नहीं किया वो अब क्यों किया?
दिल्ली में चर्चा गर्म है। यहां से नई दिल्ली की असली लड़ाई शुरू हो गई है। नई दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में मोदी की पूरी पार्टी 2024 डिस्कस कर रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक एक सीट पर डिस्कशन नहीं होता। यहां पार्टी के लिए थीम सेट की जाती है, इलेक्शन की पिच क्लियर की जाती है। नरेंद्र मोदी ने वो पिच क्लियर कर दी है। मोदी की पार्टी ने 24 के पॉलिटिकल पिच को वहां तक अप कर दिया है जहां तक कोई सियासी विरोधी सोच नहीं सकता। सोच ले तो भी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास नरेंद्र मोदी नहीं है। राहुल गांधी तपस्वी का पोस्टर बनाकर दिल्ली जीतने निकले हैं। टी शर्ट पहनकर वो जादू करना चाहते हैं, मगर असली जादूगर तो पहले से दिल्ली में बैठा है। याद कीजिए, जब भी कांग्रेस का मंच लगता है, स्टेज पर नेता ही नेता दिखते हैं, लेकिन नीचे का मैदान खाली होता है। मोदी का मंच लगा तो ऊपर सिर्फ संगठन और सरकार, बाकी तमाम नेता फ्रंटलाइन में आ गए। बीजेपी की सेना ऐसी है, कैप्टन ऐसा है, मैसेजिंग एकदम क्लियर है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की थीम सेट कर दी है। गोल ये है, राम मंदिर नहीं, 370 भी नहीं। बीजेपी का गोल गरीब कल्याण का है। गवर्नेंस की थीम ही चुनाव की थीम है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। यह मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है। चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। बीजेपी का पोस्टर यह है, सशक्त और विकसित भारत। बीजेपी की यूएसपी यह है, बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, नेताजी की मूर्ति भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है और महाकाल लोक भी। बीजेपी का विजन यह है, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया भर में पहुंचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। बीजेपी काम ऐसे करेगी जो मोदी ने सिखाया है, वही प्रण पूरी पार्टी का है। नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का यह शो 2024 की एक झलक मात्र है। 24 में मोदी मोदी होगा, मोदी मोदी ही चलेगा, मोदी मोदी ही जीतेगा, मोदी मोदी ही जिताएगा। राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर पैदल चलकर भी जो प्रोजेक्शन नहीं दिखा पाए, वो नरेंद्र मोदी ने 1 किलोमीटर का रोड शो करके दिखा दिया। मोदी ने नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक का प्रोजेक्शन 1 घंटे में दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर दिखाने भर से बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीतेगी इसलिए क्योंकि उसने जीतने का मॉडल तैयार किया है। धर्म और हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विश्वगुरु का संकल्प, विकसित भारत, ग्लोबल लीडरशिप और इन सब से ऊपर मोदी केयर यानी पब्लिक वेलफेयर। 24 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे। देश भर में जितने बूथ हैं उनमें से 2/3 बूथ तक बीजेपी पहुंच चुकी है। 1/3 बूथ पर बीजेपी कमजोर है। एब्सोल्यूट नंबर में बताएं तो 1,30,000 बूथ तक बीजेपी पहुंच चुकी है। 70,000 बूथ तक बीजेपी को पहुंचना है। ये बूथ ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर।
हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। बीजेपी की मीटिंग पर कांग्रेस ने अपने हिसाब से लाइन ली और इसे सीधे सीधे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दिया। हकीकत यह है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी साल में कम से कम 3 बार होती है। जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बैठक के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। तब पार्टी को गुजरात का चुनाव जीतना था, वो मिशन पूरा हुआ। अब पार्टी ने आगे कदम बढ़ा दिया है। गुजरात में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 85%। अब बीजेपी अपने कैडर से कह रही है कि अगर गुजरात में 85% का स्ट्राइक रेट कर सकते हैं तो बाकी राज्यों में भी इसे रिपीट क्यों नहीं कर सकते। तेलंगाना में बीजेपी अभी नंबर 3 की पार्टी है। तेलंगाना में वो कभी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में नहीं आई। फिर भी बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाने की सोच रही है क्योंकि उसके सामने त्रिपुरा का एग्जाम्पल है। 2018 के त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी 0 से 36 तक पहुंची थी। जी हां, 0 से सरकार बनाने का कारनामा बीजेपी के ही नाम है। 2021 का बंगाल चुनाव दूसरा एग्जाम्पल है जहां बीजेपी 3 सीट से 77 सीट तक जा पहुंची। 0 से 36 और 3 से 77 तक पहुंचा जा सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके पीछे मोदी की स्ट्रेटजी है। चुनाव को इस लेवल पर पहुंचा दो जहां कोई दूसरी पार्टी पहुंच ना सके। चुनाव को ऐसा बना दो जिसमें 70 से 80% वोटर बीजेपी को अपनी पार्टी समझ ले। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इलेक्शन स्ट्रेटजी तय नहीं करती। स्वाभाविक सी बात है, 350 लोगों की बैठक में कोई गोपनीय रणनीति नहीं बनाई जा सकती। फिर सवाल यह है कि पार्टी ऐसी बैठक में करती क्या है। असल में ऐसी बैठकें होती हैं संगठन की दिशा और दशा को तय करने के लिए। पार्टी का शीर्ष स्तर पार्टी के नेताओं को ये बताता है कि संगठन का एजेंडा क्या होना चाहिए, थीम क्या होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए, और उस लाइन को पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं और कार्यकर्ता ग्राउंड तक। नई दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी नरेंद्र मोदी के लिए मेगा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। 24 के चुनाव में बस 15 महीने बचे हैं। यहां के मैसेज को लोकसभा की 543 सीटों तक पहुंचाना है। मोदी ये काम हर लेवल पर करते हैं। 2023 में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इलेक्शन है। एक समय था जब पूर्वोत्तर में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं था। आज नॉर्थ ईस्ट के 3 नेता बीजेपी के फ्रंट रो में दिखते हैं। मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन 9 मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीजन, मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीजन जो हुआ। ऐसा भी नहीं कि बीजेपी के सामने चैलेंज नहीं है। 23 में कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस कर्नाटक में वापसी के सपने देख रही है और प्रियंका गांधी वहां जाकर प्रचार कर रही हैं। राजस्थान अभी कांग्रेस के शासन वाला सबसे बड़ा राज्य है। वहां सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं।
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में हैं। 125 दिन पैदल चलने के बाद भी वो तपस्या ही रट रहे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए राहुल अलायंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मगर जोड़ने की बजाय वो छोड़ने में यकीन दिखा रहे हैं। राहुल ने केजरीवाल पर पहली बार बयान दिया। इसे देखिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या राहुल इस तरह 24 के लिए अलायंस बना पाएंगे। कि भाषा होती है, जीने का तरीका होता है और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, हिंदी बेल्ट में ये तीन नेता नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने के सपने देखते हैं। राहुल गांधी का पूरा प्रोजेक्शन अलायंस पर टिका है। केजरीवाल भी बिग स्टेज पर आना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स गली नुक्कड़ वाली करते हैं। दिल्ली के एलजी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर सवाल पूछ लिए तो केजरीवाल बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। नरेंद्र मोदी की इमेज ग्लोबल हो रही है। बीजेपी का प्रोजेक्शन विश्वगुरु का है। इसके उलट केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स निरीह दिखने की है। वो केंद्र की मोदी सरकार को महाशक्तिशाली दिखाते हैं और खुद को शोषित, वंचित दिखाकर गरीबों के वोट लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा। उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? राहुल और केजरीवाल के बाद बचे नीतीश कुमार तो बिहार में आरजेडी के साथ नीतीश के रिश्ते में कुछ चिंगारियां फूटने लगी हैं। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू और आरजेडी की लाइन अलग हो चुकी है। ये गठबंधन आगे चल पाएगा? उससे ज्यादा बड़ा सवाल अब ये हो गया है कि क्या ये 24 तक भी टिक पाएगा? नीतीश कुमार के बारे में कुछ बातें प्रशांत किशोर ने बताई हैं। पीके की बातों को इसलिए गौर से सुनिए क्योंकि भतीजे तेजस्वी यादव के साथ
चचा नीतीश कुमार का महागठबंधन पीके ने ही कराया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नजर में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से ये समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है या आरजेडी को नीतीश कुमार जानते नहीं है। जहां तक भाजपा से संबंधों का सवाल है तो नीतीश कुमार बिहार में, और जो मैंने ये कहा कि ये क्यों नहीं इसका राष्ट्रीय असर है, देखिए आप लोग पत्रकार बंधु लोग देख नहीं रहे हैं या देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर मायनों में दिल्ली में वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के उपसभापति के पद पर हैं, सरकार में शामिल हैं। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस और विपक्ष की तमाम दूसरी पार्टियां 2024 में 2004 रिपीट करने की सोच रही हैं, लेकिन याद रखना होगा 2024 2004 नहीं है और नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। जब कोई अपना तारीफ करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब कोई दुश्मन देश आपकी तारीफ करता है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत चर्चा हो रही है, हेडलाइंस छप रही हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी से दुश्मनी छोड़ दो और दोस्ती कर लो। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ को सलाह दे रहा है कि भारत से लड़ना छोड़ो, कश्मीर की जिद भी छोड़ो, मोदी से दोस्ती करने में ही फायदा है, क्योंकि मोदी वाला यह भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान में कहां क्या छपा है, कहां क्या पर्चा निकला है, यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इसे ठीक से समझते हैं। श्रीलंका बना पाकिस्तान, क्या मिटेगा नामो निशान? मैं ऑनेस्टली फील करता हूं अगला स्टेप हम जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के दिन हुए पूरे, भीख पर कब तक जिंदा रहेंगे? मुझे डर ये है कि ब्रदर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। पूछे पाकिस्तानी आबादी, कौन लाया ये बर्बादी? नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है, अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है और ये मैंने किया है। पाकिस्तान के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में बस यही बात हो रही है। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या उनकी इस बर्बादी के लिए भारत जिम्मेदार है? भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के मीडिया में मोदी और भारत की तारीफ हो रही है और अपने हुक्मरानों को आईना दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में सिर्फ इंडिया इंडिया का शोर है। चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि भारत और मोदी से मुकाबला अब बस की बात नहीं। अपने लोगों को वो समझा रहे हैं कि कैसे 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रही है। यह कहा जा रहा है कि मोदी दुनिया के अकेले नेता हैं जिनकी रूस से भी दोस्ती है और अमेरिका से भी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद मोदी रूस से तेल खरीद रहे हैं और उसे अमेरिका को भी बेच रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया अपने हुक्मरानों को भारत से दोस्ती की सलाह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा छोड़ दो, भारत के साथ व्यापार शुरू करो। भारत से गेहूं और बाकी सस्ती चीजें मंगाने की वकालत हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से सीख लेने की बात कर रहे हैं। भारत के 600 और पाकिस्तान के सिर्फ 4.5 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया अपने नेताओं को भारत और मोदी का नाम ले लेकर कोस रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि जिन अरब मुल्कों के आगे उनके नेता भीख मांगने जाते हैं, वो असल में सिर्फ मोदी की ही इज्जत करते हैं।
नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है। अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है और ये मैंने किया है। ये पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सर उठाकर ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को जैसा भी है, जो भी उसने अपने इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब ने उसको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, यूएई ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, और उसके सऊदी अरब, बहरीन, चीन, यूएई में इतने बड़े बड़े तिजारती मुआहदे कर रखे हैं उसने। पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए तरस रहा है। दाल रोटी के लिए भी पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। लोग आटे के लिए ऐसे ही सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हैं और तब भी उनके घर पर शाम को चूल्हा नहीं जल पा रहा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के अखबारों में भारत की तारीफ वाले एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2037 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी ने रूस और अमेरिका को एक साथ साधकर दुनिया की कूटनीति का तख्ता पलट दिया है। भारत पूरी दुनिया में छा रहा है। उसे G7 का सदस्य बनाने के लिए इनवाइट किया गया है और वो G20 देशों का सदस्य है। भारत आज दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, महामारी से निपटना हो या फिर उनकी तकनीक हो। उनकी विदेश नीति के पास हर मुद्दे से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। मोदी ने आज भारत को वहां पहुंचा दिया है जहां से वो पूरी दुनिया में एक अलग प्रभाव छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसने अगर IMF की शर्तें नहीं मानी तो दिवालिया होना तय है, और अगर शर्तें मान ली तो फिर पाकिस्तान पर IMF की ही हुकूमत होगी। और जिस मिलिट्री पर पाकिस्तान को इतना नाज है, उसके संख्या बल को भी छोटा करना पड़ेगा। श्रीलंका को IMF ने हुक्म दिया है कि अपनी फौज आधी करो, पहले 30% कम करो और आधी करो, तब वो मदद करेंगे उनकी। मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर IMF ने उनको कहा है कि अपनी फौज की सारी फजूल खर्चियां कम करो, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं तो जो आपको फिर कर्जे देता है वो फिर आपको हुक्म देता है क्या कर। मैंने ये जब 7 महीने पहले कहा था कि आखिर में वो हमारे उन एसेट्स के ऊपर आएंगे जो पाकिस्तान को नहता कर देगा, मैंने तब कहा था कि ये गवर्नमेंट उधर लेके जा रही है डिफॉल्ट की तरफ। मैं ऑनेस्टली फील करता हूं अगला स्टेप हम जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ। वही हुक्म आना है एंड में, हमारे पास कुछ हो रहा नहीं, पैसे बैंकरप्सी से बचने के लिए हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होना है, और एक दफा वो हो गया, मुझे अपने मुल्क का फ्यूचर का। भारत और पाकिस्तान की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास ज्यादा चुनौतियां थीं। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास जनसंख्या भी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाम आज भूखों मर रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान आज भूखमरी से जूझ रहा है। भारत के पास 561 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का रिजर्व बचा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 228 रुपए से ऊपर है। भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। पाकिस्तान और भारत की तुलना है ही नहीं, इसीलिए तो अब अवाम भी अपने नेताओं को यही सलाह दे रही है कि कश्मीर का मुद्दा भूल जाओ और भारत से हाथ मिलाओ। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएं। देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, जो जंगें हो गई हैं, किसी एक जंग में ये जो ऊपर बैठे हुए उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दें। को बीच में ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लग गए तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ मांगने पर चलती है। इस बार भी जब मुल्क पर संकट आया तो उनके नेता भीख मांगने के लिए विदेश चले गए। खास तौर पर पाकिस्तान को अरब मुल्कों से खासी उम्मीद रहती है और हर बार पाकिस्तानी नेता कटोरा लेकर सऊदी अरब या यूएई पहुंच जाते हैं। गरीब गुरबा को माली बहरान से जुज़वी या कुल्ली तौर पर निकालने के लिए
जो कुछ एक दूर पार का इंतहाई दौलतमंद रिश्तेदार कर सकता है वही कुछ सऊदी अरेबिया करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कभी कभी पेशावर मंगतों से करीबी लोग भी तंग आ जाते हैं। अगर उनको ये ख्याल आ गया कि ये जो कशकोल उठा के आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स खरपति हैं, मुझे डर ये है कि ब्रादर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। मैं चूंकि जिंदगी में को 20 बार जा चुका हूं सऊदी अरेबिया, मुझे अंदाजा है कि उनकी चप्पलें कितनी मजबूत होती हैं। अब यूएई हो, कतर हो या सऊदी अरब हो, वो यहाँ पर एसेट्स खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये मेरे हवाले करो, 3 अरब के एवज मैं तुम्हें दे दूंगा, 3 अरब तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पावर प्लांट मेरे हो जाएंगे। कतर ये कह रहा है, यूएई कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और 3-4 एयरपोर्ट्स दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें इतने $1 बिलियन दे दूंगा। सऊदी अरब कह रहा है कि IMF से बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा, लेकिन उनके साथ भी बात करो ताकि यहाँ पे कोई तुम्हारी मदद कर दी जाए, जो पाकिस्तान चाह रहा है। एक और चीज याद है, फाइनली ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है, वो कहता है जो मर्जी कर ले, IMF के साथ भी मुआहदा कर ले पाकिस्तान, सिर्फ जून तक तैर रहा है। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान जिन मुल्कों को अपना बिरादर यानी भाई कहता है वो सिर्फ पैसे को पहचानते हैं। पाकिस्तान की तुलना में उनका भारत के साथ कई गुना ज्यादा कारोबार है, इसीलिए ये मुल्क भारत की इज्जत भी करते हैं और यही पाकिस्तान की जलन का कारण भी है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना भाई कहता है वो भारत से 136 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना कारोबार करता है, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच सालाना सिर्फ 24 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसी तरह से भारत और यूएई के बीच पिछले साल 73 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि पाकिस्तान और यूएई का कुल व्यापार 19 अरब डॉलर का है। भारत और सऊदी अरब के बीच 42 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सिर्फ 2 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। भारत और अमेरिका के बीच 119 अरब डॉलर का कारोबार है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 6 अरब डॉलर का कारोबार है। हालांकि अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे अक्ल आ रही है और उन्हें चीन का भी पूरा खेल समझ में आ रहा है। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं आप, वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं इसलिए बोल नहीं सकते। सारे चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है। ये हम पाकिस्तानियों को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनके हुक्मरान नहीं समझ रहे। वो हर मुसीबत में भीख मांगने के लिए चले जाते हैं और अब तो दावे भी कर रहे हैं कि उन्हें खुद मांगने में भी शर्म आने लगी है। मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्जा मांगूं। तो हमारे साथी वज़रा और सब बैठे थे, उनकी भी टीम बैठी थी। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। उनके शर्त है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फलां कीमतें बढ़ाएं, गरीब आदमी को हम कितना और बोझ डालें। बहरहाल ये तफसील तो मैंने उनको नहीं बताई। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई में। काश कि शहबाज शरीफ और उनसे पहले के हुक्मरानों ने अपना घर भरने के बजाय पाकिस्तान पर ध्यान दिया होता।
जब भारत अपने हालात बेहतर कर रहा था, तब पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने के तरीके खोज रहा था और आज उसे इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो दो खानदान आए थे, इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माशरत को ठीक करना है। इसीलिए तो पाकिस्तान में हर तरफ मोदी का ही शोर है। पाकिस्तानी भी मन ही मन में यह सोच रहे हैं कि काश हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो कम से कम भरपेट खाना तो मिलता। हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा पाकिस्तान के हालात एक तो बहुत बुरे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पॉलिटिकली तौर पे भी देखा जाए तो इश्यूज इस वक्त इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में किसी को रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को कहता है कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ। तो अल्लाह खैर ही करे, यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी कभी बेहतरी आएगी। ख्वाब की तरह ही चल रहा है अभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।